Hello, dear student. I hope you all will be good. आज हम NMMS यानी कि नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2022 राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति एवं राज्य योग्यता तथा डॉक्टर शिवनंदा नौटियाल छात्रवृत्ति परीक्षा 2022-23 जो कि कक्षा 8 के छात्र छात्राओं के लिए एक छात्रवृत्ति परीक्षा है। इस छात्रवृत्ति परीक्षा का हम आज दूसरा प्रश्न पत्र सेकंड क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अन्य जो हमारी शैक्षणिक वीडियो होंगी उनका लाभ उठाएं। जो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप यह वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि इसका लाभ उनको भी मिले। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। चलो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर हिंदुस्तान शब्द से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन चुनिए। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है हमें। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको जो ये हैं। ए 13वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिनहाज ए सिराज द्वारा किया गया था। ये बिल्कुल सत्य है। हमें असत्य कथन चूज करना है। यहाँ पर इन 4 ऑप्शनों में से हमें एक ऐसा ऑप्शन है जो गलत है, इनकरेक्ट है, असत्य है, उसे पहचानना है। ऑप्शन बी मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का राजनीतिक अर्थ के में इस्तेमाल उन इलाकों के लिए किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली सल्तनत के प्रसार के साथ साथ हिंदुस्तान शब्द के अंतर्गत दक्षिण भारत का समावेश भी था। बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। ये भी सत्य है। यानी कि जो ये ऑप्शन सी है ये असत्य है, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। हमें असत्य चूज करना था। क्वेश्चन नंबर 2। अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 मध्यकाल के दौरान रहट का इस्तेमाल किस कार्य के लिए किया जाता था? जो रहट है इसका इस्तेमाल किस कार्य के लिए किया जाता था? ऑप्शन ए सिंचाई, कताई, युद्ध, यातायात। इसका आंसर है सिंचाई। सिंचाई। जबकि हम इन अन्य ऑप्शनों पे बात करें तो कताई चरखे के लिए यूज किया जाता था। युद्ध जो आग्नेय शस्त्रों के लिए यूज किया जाता है। यातायात जैसे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इसके लिए यूज किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 वह स्थान जहाँ दस्तावेज एवं पांडुलिपियाँ संग्रहित की जाती है कहलाता है? मठ, मंदिर, दरबार या अभिलेखागार। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अभिलेखागार, जहाँ पांडुलिपियाँ रखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए आप। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, इसमें स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का सही मिलान करना है। स्तंभ 1 में क्या है और स्तंभ 2 में, इनका मिलान करना है और फिर यहाँ आंसर दे रखे हैं नीचे, ये देख सकते हैं आप। ऑप्शन यहाँ पर है, सही मिलान कर सही उत्तर दे। और फिर ऑप्शन इसमें स्तंभ 1 में है देवदान, बी सालाभोग, वेलन वगई, ब्रह्मदेव। तो जो देवदान है
इसमें देख सकते हैं आप देवदान। देवदान का यूज़ कहाँ होता है? देवदान देख सकते हैं आप यहाँ पर, देवदान मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। देवदान का मतलब होता है मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, यानी कि ऑप्शन ए का है थर्ड, ऑप्शन ए का है यहाँ पर थर्ड। इसके बाद हमें इसमें चूज़ करना है, इसमें थर्ड कहाँ कहाँ है, यानी कि ऑप्शन ए में थर्ड है नहीं, बी में थर्ड है, सी में थर्ड नहीं है, फोर में, डी में थर्ड नहीं है। तो यानी कि हमें पहले ही ऑप्शन से इसका आंसर मिल गया, परंतु अभी हम इसको आगे देखते हैं। सालाभोग क्या होता है, वेलन वगई क्या होता है, ब्रह्मदेय क्या होता है। इसमें हम देख सकते हैं सालाभोग, और इसमें बी है सालाभोग। सालाभोग ये साला से पता चल रहा है, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? सालाभोग कहा जाता। वेलन वगई, वेलन वगई है गैर ब्राह्मण किसानों की भूमि। वेलन वगई गैर ब्राह्मण किसानों की भूमि, यानी कि सी का फोर, सी का फोर और बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, सी का फोर। ब्रह्मदेय, ब्रह्मदेय का उपयोग होता है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, यानी कि सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। जो चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यता क्या नहीं थी? यहाँ पर योग्यता नहीं थी, यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इन 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनकी योग्यता आवश्यक योग्यता है, परंतु एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी में योग्यता नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं हम, चोल साम्राज्य। किस समय की बात हो रही है यहाँ पे? चोल साम्राज्य की, जो दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था चोल साम्राज्य, उस समय की बात हो रही थी। उस समय जो सभा की या किसी समिति का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? नंबर 1, उसे ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। ये भी सही है, ये सत्य है। उसके पास अपना घर होना चाहिए, ये भी सत्य है। उसकी आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ये सही है। ये यहाँ पर असत्य है, मतलब ऐसी कोई योग्यता नहीं। इसमें इसकी योग्यता, इसका आंसर है यहाँ पर जो ये 18 से 30 वर्ष के बीच की आयु की बात कर रही है, 18 से 30 वर्ष की बात थी। यहाँ पर 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए आयु, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर योग्यता नहीं है, बल्कि 18 से 30 की जगह 35 से 70 आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6, स्तंभ 1 स्तंभ 2 से सही मिलान करना है। यहाँ पर कुछ युद्ध, कुछ घटनाओं के बारे में दिखाया है, अब इनका सही मिलान करना है। बाबर के समय कौन सी घटना घटी, कौन सा युद्ध हुआ, हुमायूं के समय कौन सा युद्ध, अकबर के समय कौन सा युद्ध, और जहांगीर के समय कौन सा युद्ध हुआ, या कौन सी घटना घटी है। सबसे पहले हम ऑप्शन ए में देखते हैं, बाबर। इनमें से कौन सी लड़ाई बाबर ने लड़ी? तो यहाँ पर पहला है चौसा, हल्दी घाटी, खानवा या शहजादे खुर्रम का विद्रोह। तो बाबर ने लड़ाई लड़ी खानवा की लड़ाई। खानवा की लड़ाई कब लड़ी बाबर ने ये 1527 में, यानी कि 1527 में ये लड़ाई लड़ी। और ये किस किस के बीच हुई थी? खानवा की लड़ाई राणा सांगा और बाबर के बीच हुई थी, राणा सांगा और बाबर के बीच। अगला ऑप्शन है बी में है हुमायूं का चौसा का युद्ध प्रसिद्ध है, हुमायूं के चौसा का युद्ध। ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। इस युद्ध, ये 2 बार शेरशाह सूरी के साथ लड़ा हुमायूं ने युद्ध, और दूसरे युद्ध में हार गया और फिर पहले ईरान भाग गया। फिर वो
इसके बाद इस युद्ध में हार के बाद वह ईरान भाग गया। अगला है अकबर, हल्दी घाटी की लड़ाई। ये तो फेमस है, अकबर की हल्दी घाटी की लड़ाई। जहांगीर, शहजादे खुर्रम का विद्रोह। शहजादे खुर्रम का विद्रोह, ये जो शहजादा था जहांगीर का शहजादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां भी बना, शाहजहां भी बना खुर्रम। तो यानी कि अब हम आंसर देखते हैं। ए का थर्ड, ये तो कट हो गई, ये कट हो गई। थर्ड फर्स्ट है। सी का सेकंड, डी का, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते तुम, मुगलों से संबंधित कथनों पर विचार कर सही कथन चुनिए। मुगलों के संबंध में इनमें से कुछ कथन दे रखे हैं 1 2 3 4। इनमें से कौन सत्य हैं, कौन से असत्य हैं, इनका सही कथनों का चयन करना। फिर यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी, कौन कौन से कथन सही हैं। नंबर 1, मुगल चंगेज खान एवं तैमूर के वंशज थे। ये सत्य है। जो मुगल थे वो किसके वंशज थे, वो माता इनकी चंगेज खान वंशज से थी, जो मंगोल शासक थे। चंगेज खान जो मंगोल शासक था, माता। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। मुगल किसमें विश्वास नहीं करते, ज्येष्ठाधिकार के इसमें विश्वास नहीं करते थे, ये भी सत्य है। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार के रूप में भर्ती होते थे। बिल्कुल ये भी सत्य है, मनसबदार यानी कि नौकरशाह, सेवक। अगला है ऑप्शन 4, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन कपास एवं चाय के निर्यात पर लगने वाला कर था। यह असत्य है। यह क्या है, असत्य है। जबकि मुगलों की आमदनी का स्रोत किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। किसानों की जो उपज होती थी उस पर जो कर लगता था वह उनकी आय का स्रोत था। यानी कि ऑप्शन 1 2 3, जिसमें ये तीनों सत्य हैं, 4 असत्य है। 4 वाला देखना हमें, यानी कि ये 1 2 1 3, इसका आंसर सी है। 1 2 3 सत्य है। अगला क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 8, सुलह ए कुल के विचार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन चुनिए। यहाँ पर हमें असत्य कथन चुनना है। इनमें ऑप्शन 1 2 3 4 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से 3 सत्य हैं और 1 असत्य है। हमें ऐसा कथन चुनना है जो असत्य है। नंबर 1 है, सुलह ए कुल की धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी। ऑप्शन बी, सुलह ए कुल का केंद्र बिंदु नीतिशास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिससे केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। सी, बीरबल ने सुलह ए कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। ऑप्शन डी, शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। यानी कि इसमें असत्य सी है, जबकि ऑप्शन 1 2 और 4 ये ऑप्शन सत्य हैं, जबकि ऑप्शन सी असत्य है। अगला क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं हम। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 से मिलान कर सही विकल्प चुनिए। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 इनका मिलान करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर ए, स्तंभ 1 का भिल्ल स्वामिन, बी तिरुपति तिरुवनमलाई पुष्कर, ये किस राज्य में स्थित हैं। पहला है भिल्लन स्वामिन। भिल्लन स्वामिन इसे भिलसा या विदिशा भी कहते हैं, जबकि ये कहाँ है, ये है मध्य प्रदेश में। यह मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी तिरुपति।
तिरुपति जो है इसमें आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। तिरुवनमलाई, तिरुवनमलाई तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। तो पुष्कर है, पुष्कर राजस्थान में है। यानी कि ए का 4, ए का 4, ये कट यानी कि 2 में और ए का 4 है। डी का तिरुपति, तिरुपति आंध्र प्रदेश में, ए यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए। आप वीडियो को पॉज करें और फिर इसको पहले अपने हिसाब से इसका आंसर चयन करें, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएं। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड पे हैं, बहुत गहराई से पूछे गए क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। यानी कि कथन 1, कथन 2, कौन से विकल्प सही हैं। अब हम आगे देखते कथन 1 कह रहा है 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों ने यूरोपीय कंपनियों द्वारा ब्लैक टाउन स्थापित किए गए थे। कथन 2, देसी व्यापारी और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया। कथन 1 सही है या कथन 2 गलत। कथन 1 गलत तथा कथन 2 सही। दोनों कथन सही हैं तथा कथन सेकंड कथन फर्स्ट की व्याख्या करता है। दोनों कथन सही हैं एवं कथन सेकंड कथन फर्स्ट की व्याख्या नहीं करता है। इसमें हम देख सकते हैं कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन सेकंड कथन फर्स्ट की व्याख्या भी करता है। कथन सेकंड कथन फर्स्ट की व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, एक पुस्तक है यहाँ पर, उसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास, ब्रिटिश भारत का इतिहास। जो ये पुस्तक है इससे संबंधित कथनों पर विचार कर असत्य कथन को चुनिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 सत्य हैं जबकि एक कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर है, इसे जेम्स मिल द्वारा 1817 में लिखा गया था। यह कथन सत्य है, हमें असत्य का चयन करना है। इसके 2 भाग हैं। इस पुस्तक में उसने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा था। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। अगर मैं जेम्स मिल की बात करूं तो जेम्स मिल एक राजनीतिक दार्शनिक थे जिन्होंने 1817 में ये किताब लिखी, भारत का इतिहास, ब्रिटिश भारत का इतिहास। इसके 2 भाग हैं जबकि ये गलत है। 2 भाग नहीं, इसके 3 भाग हैं, 3 भाग, इसके 3 भाग हैं, यही असत्य है। जबकि इस पुस्तक में उसने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा था, ये सत्य है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं, ये भी सत्य है। अगला क्वेश्चन पे हम आ सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। यहाँ पर भी कथन 1 कथन 2 दे रखे हैं और इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, 19वीं सदी के शुरुआत तक अंग्रेजों द्वारा पूरे भारत का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। कथन 2, अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। कथन 1 सही तथा कथन 2 गलत। जबकि यहाँ पर कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है। कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। दोनों कथन सही हैं तथा कथन सेकंड कथन
फर्स्ट की व्याख्या करता है, यही सही है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय रियासतों में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त रेजिडेंट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन चुनिए। यानी कि जो ब्रिटिश शासन के दौरान जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके दौरान उनके जो नियुक्त किए गए रेजिडेंट थे, रेजिडेंट के विषय में असत्य कथन का चयन करना है। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से असत्य कौन सा है? ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि थे। यहाँ पर ऑप्शन है राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि थे रेजिडेंट, ये सत्य है। हमें असत्य का चयन करना है। इसका काम, जो ये रेजिडेंट थे, इनका काम कंपनी की हितों की रक्षा करना और इन्हें आगे बढ़ाना, ये भी सत्य है। रेजिडेंटों के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के मामलों में दखल नहीं देने लगे थे। यानी कि जो रेजिडेंट थे, इनके माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के मामलों में दखल देने लगे थे, ये भी सही है। जबकि उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि तीनों सत्य हैं, इनमें से कोई असत्य नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें आंसर। आप अपना पेपर उठाकर इससे मिलान कर सकते हैं, इसके जो क्वेश्चन हैं वो अपने पेपर से मिलान कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगले साल के जो भी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले हैं, वो इस पेपर को अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप वाले प्रश्नों में पेपर में पूछे जाते हैं। ये काफ़ी गहराई से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। कक्षा 7 और 8 की किताबों से अक्सर अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन चुनिए। इनमें से 4 ऑप्शन है और 3 सत्य हैं और 1 असत्य है। जाति उन्मूलन के लिए काम करने हेतु 1840 ईस्वी में परमहंस मंडली का गठन किया गया था, ये बिल्कुल सत्य है। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया, ये बिल्कुल सत्य है। राजा राममोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया, ये भी सत्य है। हरिदास ठाकुर ने मातुआ पंथ ने गुजरात के दुबला समुदाय के बीच काम किया। जो ये ऑप्शन नंबर डी है, यही असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें आंसर है। हरिदास ठाकुर की बात करें हम, तो हरिदास ठाकुर ने पूर्वी बंगाल में मतुआ पंथ के चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया था। किसके बीच काम किया था? चंडाल जो चंडाल संप्रदाय था, उनके बीच काम किया। जो चंडाल काश्तकार थे, काम किया, न कि दुबला समुदाय। क्वेश्चन नंबर 15 अब यहाँ पर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? यहाँ पर मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। जीवन का मौलिक अधिकार से संबंधित, जीवन का अधिकार यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अनुच्छेद नंबर 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है यहाँ पे अनुच्छेद 21 में। अगला क्वेश्चन, पीएचसी का पूरा नाम? पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएचसी मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार ने दिव्यांगजन अधिनियम पारित किया। भारत सरकार ने दिव्यांगजन अधिनियम 1995 में किया पारित। अगला क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथन कारण पर विचार कर और सही विकल्प चुनिए। कथन और कारण। कथन कह रहा है संसद हमारे लोकतंत्र का आधार है, और कारण है हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देख सकते हैं यहाँ पर, कथन और कारण के प्रश्न है। कथन एवं कारण दोनों सही हैं और कथन की व्याख्या कारण करता है या
कथन कारण दोनों सही हैं। कथन की व्याख्या कारण नहीं करता है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन गलत तथा कारण सही। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 18। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कथन है वो कारण की व्याख्या भी करता है। कथन और कारण व्याख्या करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं यहाँ पे। किसी राज्य की विधानसभा में ऐसे राजनीतिक दल को बहुमत में माना जाता है जिसके विधायक, यानी कि राज्य विधानसभा में कौन बहुमत में आएगा दल, उसके विधायक क्या होने चाहिए, कितने विधायक होने चाहिए उसके पास। आधे से अधिक निर्वाचित क्षेत्रों में जीत जाते हैं या आधे निर्वाचित क्षेत्रों में जीत जाते हैं, आधे से कम निर्वाचित क्षेत्रों में जीत जाते हैं, या जिस दल का मुख्यमंत्री पद हेतु घोषित उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाता है। यहाँ पर आपको पता होगा कि किसी भी राज्य में उस दल को सरकार बनाने की अनुमति होती जिसने 50+1 यानी कि 50 से अधिक 50% से अधिक सीट प्राप्त कर ली हो उस दल ने या उस गठबंधन ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। आधे से अधिक निर्वाचित क्षेत्र जीत जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। इनमें से विकल्प का सही चयन करना है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बंटा हुआ है। विधायक का चुनाव 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को विधानसभा के लिए चुना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल गठबंधन को सत्ता पक्ष कहा जाता है। ए बी सी डी इन ऑप्शनों में से चयन करना। क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन नंबर 1 2 3 सारे ए बी सी डी सही हैं, सही विकल्प हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21। जब हम लोगों के साथ समानता व आदर व्यवहार नहीं करते तो क्या कहलाता है। जब हम किसी के साथ असमानता का व्यवहार करते हैं तो असमानता यानी कि भेदभाव। धर्मनिरपेक्षता क्या है, किसे कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। व्हाट इज द सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या होती है। सेकुलरिज्म यानी कि धर्म के नाम पर भेदभाव की अवधारणा, सभी लोगों द्वारा एक ही धर्म का पालन करने की अवधारणा, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा, या प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय का सदस्य बनने की अवधारणा। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता राज्य से अलग रखने की अवधारणा। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करता है, इसे कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन कब किया गया था। दिसंबर 1946। इसकी पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों में सम्मिलित नहीं है, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुख्य लक्षणों में क्या सम्मिलित नहीं है। संघवाद ये सम्मिलित है, संसदीय शासन पद्धति ये भी सम्मिलित है, शक्तियों का पृथक्करण ये भी सम्मिलित है, दोहरी नागरिकता ये नहीं है। यहाँ क्या है, इकहरी नागरिकता है। हमारे देश के संविधान ने हमें इकहरी नागरिकता दी, यानी कि भारत का नागरिक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पुस्तक के लेखक हैं यहाँ पर जी ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, सी आंसर है। कौन सा, अगला क्वेश्चन, कौन सा मौलिक अधिकार मानव व्यापार को प्रतिबंधित करता है। यहाँ पर मानव व्यापार को प्रतिबंधित करने वाला कौन सा अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 26 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के सी सी शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यह अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24। समानता का अधिकार,
समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 14 से 18 तक समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22। और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है अनुच्छेद 29-30, अनुच्छेद 29-30। तो यहाँ पर जो मानव व्यापार का प्रतिबंध करता है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 6 मौलिक अधिकार है। गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित नहीं है। गंगा के तट पर कानपुर तो है, लखनऊ नहीं है, हरिद्वार है, पटना है। लखनऊ किसके तट पर है? गोमती नदी के तट पर है। गोमती नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है। कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण है? सड़क किसका है? ये मानव ने बनाई है। पार्क मानव ने बनाई है। उद्योग किसने बनाए? मानव। जबकि भूमि क्या है? एक प्राकृतिक पर्यावरण है। भूमि प्राकृतिक पर्यावरण ये नहीं है, जबकि भूमि प्राकृतिक पर्यावरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कृतन एवं दहन कृषि से संबंधित असत्य कथन है। कृतन दहन ए, किसान पहले वृक्षों झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं। सत्य है। वृक्षों को जलाया जाता है जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। ये भी सही। कृतन दहन की पद्धति से प्राकृतिक पर्यावरण होता है उसमें संतुलन स्थापित होता है। ये गलत है। संतुलन स्थापित नहीं होता, बल्कि जब हम प्रकृति को जलाएंगे तो पर्यावरण में असंतुलन पैदा होगा। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। और ठीक ये सही है, कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है, उसके बाद उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। उसके बाद उसे छोड़कर दूसरी जगह पर खेती की जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे फॉरवर्ड करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि इस क्वेश्चन पेपर को देखकर आगे भी छात्र तैयारी करें। निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन है। कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधि। ये औषधि उपचार के लिए बना रखी औषधि, तो ये प्राकृतिक नहीं है, मानव ने बनाई है। इमारत मानव ने बनाई है। उष्णकटिबंधीय वन, ये क्या है? प्राकृतिक है। उष्णकटिबंधीय वन, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्योंकि प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी ये भी मानव द्वारा बनाई गई है, मानव संसाधन है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 मिलान वाला क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का मिलान करना है। मल्लोका, पिराना, रेशम कीट पालन और काजीरंगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं मल्लोका क्या है? यहाँ पर मल्लोका है ढालू छत, जबकि पिराना एक मछली होती पिराना। रेशम कीट पालन कहलाता है सेरिकल्चर और काजीरंगा है असम। यानी कि ऑप्शन कौन हो सकता है इसमें? ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का उदाहरण है। जो घास मैदान होते हैं उसका एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर है स्टेपी घास के मैदान, जबकि सवाना, कंपोज, लानोज ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का मिलान करना है। अगला क्वेश्चन है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का मिलान करना है। एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप। यहाँ पर ये दे रखे हैं, ये है महाद्वीप। जबकि दूसरे स्तंभ में डरबन, लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, ये कुछ शहरों के नाम हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं। एशिया में इनमें से कौन सा शहर है? यानी कि एशिया में है सिंगापुर हमारे एशिया महाद्वीप में आता है, तो यानी कि ए का 4। उत्तरी अमेरिका में कौन आता है? उत्तरी अमेरिका में है न्यूयॉर्क, यानी कि 3rd। अफ्रीका में है डरबन और यूरोप में है लंदन, तो यानी कि ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आप इसमें 4 सब में है। डी का 3rd, यहाँ भी 3rd, सी का 1st, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 35 क्वेश्चन नंबर 35 पे आ सकते हैं आप। यहाँ पर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन छांटना है। इनमें से ऑप्शन 4 हैं और असत्य कथन छांटना है। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग में रहती है। बिल्कुल सत्य है, हमें असत्य ढूंढना है। कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना आदि कार्यों के लिए भूमि का उत्पादनकारी उपयोग भूमि उपयोग कहलाता है। ये भी सत्य है, क्योंकि भूमि का उपयोग इन कार्यों के लिए किया जाता है। अगला है निजी भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। अगला है जल का अभाव, जल की अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण हो सकता है। ये भी सत्य है, जबकि ऑप्शन नंबर सी कह रहा है यहाँ पे निजी भूमि की बात कर रहे हैं। निजी भूमि क्या होती है? किसी की व्यक्तिगत भूमि।
तो निजी भूमि साझा संपत्ति संसाधन भी कहलाती है, गलत। यहाँ पर सामुदायिक जो भूमि होती है, सामुदायिक जो समाज की भूमि होती है, समुदाय की होती है, वही साझा संपत्ति संसाधन कहलाती है। तो इसका आंसर है आंसर सी, 35 का सी। अगला क्वेश्चन 36 आ सकते हैं आप 36 पर। विश्व के फलोद्यान कहलाते हैं, कौन से प्रदेश फलोद्यान कहलाते हैं विश्व के? तो इसका है भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय प्रदेश फलोद्यान कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ फलों की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ खट्टे फल जैसे नींबू, अंगूर और अंजीर, इस प्रकार के संतरा, ये वाले फल इस प्रदेश में बहुत ज़्यादा होते हैं, भूमध्य सागरीय प्रदेश। इस कारण से इसे विश्व का फलोद्यान कहते हैं। अगला क्वेश्चन, स्तंभ नंबर 1, स्तंभ नंबर 2, इनका मिलान करवाना है और फिर इनमें से हमें चूज करना है ऑप्शन। आग्नेय सेलों के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आया। आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल और जीवाश्म क्या होता है? आग्नेय सेल क्या होता है? आग्नेय सेल आप देख सकते हैं, आग्नेय सेल यानी कि इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रवित मैग्मा का ठंडा होकर सेल का निर्माण, ये कहलाती है आग्नेय सेल। आग्नेय सेल। और अवसादी सेल किसे कहते हैं? यहाँ पर देख सकते हैं आप अवसादी सेल, बी का अवसाद से निर्मित सेल। अवसाद जो जमाव होता है, जमाव, आग्नेय सेल के टूटने के बाद जो जमाव होता है वो अवसाद कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। कायांतरित सेल की बात हो रही है यहाँ पर। कायांतरित यानी कि जो रूपांतरित भी कहते हैं इसे। सेल का उच्च ताप एवं सेल के दाब के कारण इसका नाम परिवर्तन, रूप परिवर्तन, सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, इसे कायांतरित सेल कहा जाता है। जीवाश्म सेलों के परतों में दबे मृत पौधों और जंतुओं को अवशेष जीवाश्म कहलाता है, यानी कि आंसर देख सकते हैं थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर 37 का ए आंसर इसमें। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग रिजल्ट क्या निकलता है ग्लोबल वार्मिंग का? तापमान में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए ताप वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 39, विश्व में पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश चीन, भारत, नॉर्वे या वेनेजुएला? आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें और इसका उत्तर आप ज़रूर लिखें कि किस देश में सबसे पहले जल विद्युत उत्पन्न किया गया था। इसका इंतज़ार मैं आपको कमेंट्स सेक्शन में देखूंगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 14 जो इस सेट का जो एसएस सामाजिक विज्ञान का इसका अंतिम क्वेश्चन है, जो 40 क्वेश्चन आ रखे हैं, 40 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान से आ रखे हैं। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का मिलान करवाना है। इसमें है स्तंभ 1 में पेटेंट, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, जैव मंडल, निश्चय। तो पेटेंट क्या होता है, किसे कहते हैं पेटेंट? पेटेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार, पेटेंट। इसका आंसर है, पेटेंट का आंसर है थर्ड। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी हम जिसे कहते हैं, टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी किसी कौशल को करने अथवा वस्तु को बनाने के लिए नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग टेक्नोलॉजी कहलाता है, यानी कि फोर्थ। मानव संसाधन क्या होता है? मानव संसाधन लोगों की संख्या और योग्यता, जिसमें उसका मानसिक और शारीरिक बुद्धि से संबंधित मानव संसाधन। जैव मंडल निश्चय क्या होता है? जैव मंडल निश्चय ऑप्शन नंबर 1, विश्व नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला जिसे संरक्षण और विकास के विचार संबंध प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया जाता हो, तो जैव निश्चय 1। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर है थर्ड, ये कट थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। आप वीडियो को पॉज कर
अपने क्वेश्चन बनाएं, उसके बाद उत्तर को देखें, तब मिलान करें कि आपने इसका अध्ययन कितना किया है। तो आप इसी प्रकार की वीडियो देखते रहें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद। थैंक यू।